सभी को नमस्कार। तो आज जो हम नेक्स्ट अपना पार्ट है, जो हमारा पार्ट 4 है, वो स्टार्ट करने वाले हैं साम्यावस्था का। तो जो आज हमारे विषय होंगे हमारा डिस्कशन के, वो होंगे भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य विलक्षण और रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था और गतिक साम्य। ठीक है। सामान्य जो अभिलक्षण है पहले उनको देखते हैं। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य विलक्षण। ओके। तो उपरोक्त भौतिक प्रक्रमों में सभी निकाय साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय क्लोज सिस्टम में ही साम्यावस्था संभव है। साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं। इनमें गतिक किंतु स्थायी अवस्था होती है। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो सारणी 6 के हिसाब से वर्णित मापदंडों में से किसी एक का मान निश्चितता पर स्थिर होना वर्णित साम्यावस्था की पहचान है। किसी भी समय इन राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने के पूर्व भौतिक प्रक्रम किस समय सीमा तक आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो सारणी है, अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं कि निश्चित ताप पर, फिक्स टेम्परेचर पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था होती है। किसी भी सिस्टम जो कि क्लोज ना हो उसमें साम्यावस्था नहीं हो सकती। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम फोर्स से होते हैं, बराबर वेग से होते हैं। या लेकिन इसमें जो है, जो गतिक होता है, साम्यावस्था गतिक होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन स्थिर होती है। स्थिर और गतिक दोनों विरोधी टर्म लग रहे हैं, मतलब इस पर इसका मतलब ये है कि जितना जो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन उसी स्पीड से पीछे जा रहा है। तो इसमें मूवमेंट तो है लेकिन बराबर मूवमेंट है दोनों तरफ। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म ए है या दूसरा प्लेटफॉर्म बी है। 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं और 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जब दो आदमी, एक सेकंड में दो आदमी इधर से इधर कूदते हैं और उसी एक सेकंड में दो आदमी इधर से इधर कूदते हैं, तो दोनों में हर पॉइंट पे नंबर ऑफ पीपल तो सेम रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो यहीं पे खड़े रह रहे हैं। तो इसमें जो है स्थिरता भी है, लेकिन इसमें गति भी है। तो दोनों चीजें, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है लेकिन स्थायी अवस्था भी है। पॉइंट नंबर 3, निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। और पॉइंट नंबर 4, जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो सारणी 6 में वर्णित मापदंडों में से किसी एक का मान निश्चितता पर स्थिर होना साम्यावस्था की पहचान है। सारणी 6.1 देखते हैं पहले क्या कह रही है। ये है प्रक्रम और ये है निष्कर्ष। द्रव और वाष्प की साम्यावस्था के बारे में बात की गई है। H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट होता है तो निश्चित ताप पर प्रेशर ऑफ H2O स्थिर होता है। तो जब एक 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 हम लोग प्रक्रम उठाएंगे और उसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसको इसमें इन्होंने इस टेबल में दिया हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रो जो वाटर है H2O, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाला जो इक्विलिब्रियम है, जो द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होने वाली साम्यावस्था है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी निश्चित ताप पे जो H2O का प्रेशर है वो स्थिर होता है। ये इसका निष्कर्ष निकलता है इक्विलिब्रियम का। अब ठोस और द्रव वाली साम्यावस्था, जैसे H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, तो इसमें भी अब देखो, इसमें प्रेशर होता है क्योंकि इसमें गैस थी, तो इसमें क्या होगा, निश्चित दाब पर गलनांक निश्चित होता है। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित होता है। विलेय ठोस और विलयन, ये हमने देखा था पिछले ही कक्षा में। चीनी ठोस एवं चीनी विलयन, तो विलयन में विलेय की सांद्रता निश्चित ताप पर स्थिर होती है। तो जो आपने जैसे मान लीजिए एक ठोस ले लिया और वो जो कन्वर्ट हो रहा है चीनी में, माफ करिएगा, चीनी जो है वो चीनी विलयन में कन्वर्ट हो रही है, तो आपने चीनी को सॉलिड से उसमें घोल दिया है। तो एक फिक्स टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ चीनी ही घुल सकती है। तो उसका मतलब यह है कि निश्चित ताप पर टेम्परेचर फिक्स। दूसरा है कि विलयन में विलेय की सांद्रता स्थिर होती है। सैचुरेशन पॉइंट जो है पता होता है, वो स्थिर होता है, वही रहता है, फिक्स्ड होता है। गैस और गैस एक्वस में, जैसे CO2 गैस और CO2 एक्वस में, इसमें निश्चित गैस जो एक्वस या फिर गैस गैसियस में निश्चित ताप पर स्थिर होता है, निश्चित ताप पर स्थिर होता है। ठीक है। तो इसमें निश्चित ताप पर जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो स्थिर रहेगा। ये तीसरे टाइप की है। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये था
कि किसी भी समय इन राशियों का यह मान दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंच। ओके, एक सेकंड और। समय में किसी एक मान का निश्चित होता है साम्यावस्था की पहचान, ये देख लिया है। तो किसी भी समय इन राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने के पूर्व भौतिक प्रक्रम किस साम्यावस्था किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। तो जो उसमें जो जो हमने राशियां पढ़ी थी, इसमें अलग अलग जो वैल्यूज आई थी, उनकी जो उनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो ये दर्शाता है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से पहले रिएक्शन कितनी आगे बढ़ चुकी है। अब आप इसके एग्जांपल से आगे इसको आपको समझ में आएगा। आ, ठीक है। जब आप के इक्विलिब्रियम और केसी की वैल्यू निकालेंगे उसमें ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये है कि अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, गतिक साम्य। ओके, तो आप ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिया है H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस इक्वल्स टू 2H। ठीक है, अभी हमने लिया है H2I2, ये हमारा रिएक्टेंट है, और HI ये हमारा प्रोडक्ट है। ये उसकी सांद्रता है, और ये समय के साथ साथ कैसे कैसे बढ़ रहा है। अब ये समय यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि अब देखिए अब इस ग्राफ को कैसे समझेंगे। समय जब जीरो होगा मतलब रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पॉइंटर को ध्यान से देखिए, समय जीरो हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो, अब देखिएगा इसमें HI का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई तो HI बनेगा ही नहीं। और H2 और I2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अब देखिए समय हम आगे बढ़ाएं। ठीक, समय आगे बढ़ा। अब H2I2 कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और यहाँ पे आके एक फिक्स वैल्यू उसने अटेन कर ली। अब यहाँ पे HI की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ली। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे H2I2 एक यहाँ पे फिक्स वैल्यू पे, क्योंकि इसने साम्यावस्था पा ली है, यहाँ पे इसकी वैल्यू स्थिर हो चुकी है। अब ये आगे जाके अगर हम लोग इस पे और रिएक्शन करवाएंगे इसमें तो वो खत्म हो जाएगा H2I2। और यहाँ पे जब ये H2I2 खत्म हो जाएगा तो अब ये चीज तो बची ही नहीं, जो रिएक्टेंट है वो बचा ही नहीं, तो साम्यावस्था का कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होता। तो हमने साम्यावस्था को खत्म कर दिया। अब HI जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि H2I2 एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो पार्ट है इसमें आप देखेंगे ये साम्यावस्था का पॉइंट है। इसमें इन लोग का ये स्थिर हो गई है, इन लोग की गैस की कॉन्सेंट्रेशन। इस अभिक्रिया में रासायनिक साम्यावस्था किसी भी दिशा से स्थापित हो सकती है। ठीक है, अब किसी भी दिशा से, अब उल्टी दिशा से देखते चलिए आइए। अब आपने मान लिया कि हमने एच आई लिया, ठीक है, HI लिया, और अब वो कन्वर्ट हो रहा है H2I2 में। अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, कहने का मतलब ये है। तो वही HI सबसे ज्यादा होगा रिएक्शन की स्टार्टिंग में, और H2I2 धीमे धीमे बढ़ता जाएगा कि जैसे जैसे HI जो है वो H2I2 में कन्वर्ट होगा, H2 और I2 में। ठीक है, और HI कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर इसके एक यहाँ पे साम्यावस्था आ जाएगी, ये देखिए। और फिर HI जो है पूरा खत्म होने की ओर है यहाँ पे, और H2I2 जो है सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि दोनों तरफ से रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्थापित कर रहे हैं। तो कैसे हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत ही आसान सा ग्राफ है, और इसका शेप आप प्रैक्टिस कर लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आता है, तो एक बार सिर्फ कट करता है, ये ध्यान रखना। और बाकी आप किसी भी रिएक्शन में इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसमें दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम ये देखेंगे, ये इससे पहले वाली रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट। ठीक है, हमने पहले ये पढ़ लिया, कोई बात नहीं, अब ये पढ़ लेंगे। तो आपने ये देखा, अब इसमें मोलर सांद्रता और समय। तो ये देखिए N2 का कॉन्सेंट्रेशन, डाई नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और फिर कम हो रहा है। ठीक है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे 3 मोल ऑफ H2 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ये कम होता जा रहा है, दोनों ये कम होते जा रहे हैं। और NH3 ये अमोनिया का धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट के बाद तो ये वाली जो लाइन, इसके बाद इनकी जो सांद्रता है तीनों की एक साम्यावस्था स्थापित कर चुकी है। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये हमारे इक्विलिब्रियम हो गए। अब आप देखेंगे इस रिएक्शन को हम लोग
उल्टी तरफ से भी देख सकते हैं। जो ये वाला साइन होता है ना, इसका मतलब होता है रिएक्शन दोनों तरफ से चलती है। ठीक है, पहले मैं इन सब गंदगी को हटा देता हूँ जो आपको समझाया। ये लीजिए। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो अब यहाँ से देखिएगा, अमोनिया जो है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, डाई नाइट्रोजन धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, और डाई हाइड्रोजन धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ का मतलब बस इतना है। एक चीज और आपको देखनी होगी इस वाले ग्राफ में। तो ये तो हम लोगों ने एक फिक्स एग्जांपल की बात कर ली कि H2 जो रिएक्शन है वो, और ये अमोनिया वाली रिएक्शन है वो। अब हम लोग एक इन जनरल इसमें बात करते हैं इस वाले ग्राफ में। तो आप जब आंसर लिखेंगे ना इसका, आप करेगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप कोई भी एक रिएक्टेंट लिख लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए। ए, ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, A+ बी, राइटिंग के लिए आ जाता हूँ क्योंकि मैं टच पैड पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू C+D। इस ग्राफ से ही आप इस रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि क्या होगी। अब देखिएगा, मैंने ये तरह कैसे, आप समझ गए होंगे अभी तक की, क्योंकि इतना पे पढ़ चुके हैं हम। तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में जो ए और बी की सांद्रता है वो सबसे ज्यादा है, और सी और डी की बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो जब समय की शुरुआत होगी, समय की शुरुआत का मतलब ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तब सबसे ज्यादा तो ए और बी ही होगा। अब चूंकि सबसे ज्यादा ए और बी है, इसलिए ये दोनों रिएक्टेंट होंगे। और अभी सी और डी तो बना ही नहीं है, तो इस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी। जैसे जैसे ए और बी बढ़ता जाएगा, वैसे ये देखिए, इसको हटा देता हूँ पहले से। तो A+B=C+D ये रिएक्शन है। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, ए और बी की जो सांद्रता है कम होती जाएगी, और सी सी और डी की सांद्रता बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनकी जो सांद्रता है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना लेगी, गतिक साम्यावस्था बना लेगी। तो ये एक जेनेरिक डायग्राम है, इसको याद रखिएगा। किसी भी आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको हमने अलग अलग एग्जाम्पल से भी देख लिया। तो आज की कक्षा हमारी, अच्छा ये वाला एक और चीज है। आप भी शायद आवाज चली गई थी, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस इसमें प्रेशर का जो है वो इसमें बताया गया है। तो इसको हम लोग आगे की लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण देखे, जो कि हमारे 5 पॉइंट्स हैं। क्लोज सिस्टम होना चाहिए, और डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम, गतिक साम्यावस्था होती है लेकिन स्थायी अवस्था होती है। उनके गुणधर्म स्थिर होते हैं। गुणधर्म मतलब प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये स्थिर होते हैं। और अ, ये जो टेबल है इसको हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि इन राशियों का मान भौतिक प्रक्रम किस प्रक्रिया तक आगे बढ़ चुके हैं इसको दर्शाता है, उनका मान। और फिर हम लोगों ने एक डायग्राम या फिर एक मान लीजिए ग्राफ को देख लिया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है कैसे बदलती है समय के साथ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। या फिर सांद्रता जो है वो समय के साथ कैसे, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके साथ कैसे चेंज होती है, उनके एग्जांपल देख लिए। ये एक रिएक्शन याद कर ली है, H2 अभी याद ही होगी, ये वाली बहुत इजी रिएक्शन है। और अमोनिया भी आपको याद होगी, आपने जो बाद में इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें ये अमोनिया का फॉर्मेशन वगैरह आएगा ही, तो आपको याद होगा। तो ये हम लोगों ने आसान सा टॉपिक कर लिया है। अगले टॉपिक हम रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक पढ़ेंगे। आज की क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में।